आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स। आपको समझ आ गया होगा चैप्टर, कहीं से भी आप यूट्यूब से पढ़ लो, अपनी बुक से पढ़ लो, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ये सीरीज़ है हमारी ट्रूमेंस, जो स्पेसिफिक सीरीज़ आती है ट्रूमेंस की, हम उसमें से कर रहे हैं। और आपको देखना है कि देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज़। तो ये जो हेरिडिटी प्रिंसिपल में कौन सी मतलब ये एम्प्लॉयमेंट होती है? यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और इथनोलॉजी। तो सबसे पहले जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हमें उन क्वेश्चंस का जो है ना मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, यूजेनिक्स का मतलब होता है, हम करेंगे यूथेनिक्स को सबसे पहले। यूथेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग एंड वेल बीइंग बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस। ठीक है, हम यहाँ पे यूथेनिक्स में हम देखिए यहाँ पे THE है, हम ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं THE। जब हम किसी चीज़ के सामने द लगाते हैं तो मतलब हम उसे अच्छा बता रहे हैं, उसको उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ह्यूमन फंक्शनिंग का, वेल बीइंग का, उसके लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है यूजेनिक्स की। जनरेशन जन्म से ही होती है, तो ये वाला है हमारी हेरिडिटरी, वेल बोर्न से। यूजेनिक्स का मतलब है वेल बोर्न। और ये टर्म सर फ्रांसिस गैल्टन ने दी थी, जो कि चार्ल्स डार्विन है हमारे साइंटिस्ट, उनके कज़न हैं। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी हैं। ठीक है, तो हमें यूजेनिक्स के बारे में क्या पता कि यही हमसे हमारे जो हेरिडिटी प्रिंसिपल्स है उनसे डील करता है। एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल। यूजेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल दैट मे और इम्प्रूव और इम्पेयर द रेशियल क्वालिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन आइदर फिजिकली और मेंटली। ठीक है, फिर हम यूफेनिक्स की बात करेंगे। यूफेनिक्स, हम इन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। द का हमने क्या बताया था? THE, द। मतलब हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ह्यूमन फंक्शनिंग को, वेलबींग को, उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके। यूजेनिक्स को क्या बताया था? वेल बोर्न। ठीक है, ये जन्म से रिलेटेड है। और हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एजेंसीज अंडर सोशल कंट्रोल दैट में इम्प्रूव और इम्पेयर द सोशल क्वालिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन आइदर फिजिकली और मेंटली। फिर बात करते हैं यूफेनिक्स की। यूफेनिक्स क्या होता है? PHENIC है ये। ठीक है, मतलब पहनने से भी रिलेटेड कर सकते हो, आपके क्या पहना है, मतलब अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस। इसका मतलब भी लिटरली वही होता है। यूफेनिक्स का मतलब होता है गुड अपीयरेंस और नॉर्मल अपीयरेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग फिनोटिपिक इम्प्रूवमेंट्स टू ह्यूमन आफ्टर बर्थ, जनरली टू अफेक्ट प्रॉब्लमेटिक जेनेटिक कंडीशंस। ठीक है, मतलब हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, स्पेशली जब जन्म हो जाता है उसके बाद जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यूफेनिक्स मतलब पहनने, गुड अपीयरेंस से रिलेटेड है। इथनोलॉजी क्या होता है? नो, इसमें नो आया हुआ है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्चुअली, पहले इसका मतलब समझो फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे। इथनोलॉजी इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू और मोर कल्चर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपैरिजन करें हम टू कल्चर्स का। नहीं, नो नो, हम नहीं कह रहे हैं कि हम किसी कल्चर का कंपैरिजन नहीं करना है। इथनोलॉजी ऑफन कंपेयर्स एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस कल्चर्स। तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करके क्या कर रहे हैं कि हम एक को लो बता रहे हैं, एक को अच्छा बता रहे हैं, इस तरह से। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है। इथनोलॉजी, अब देखो फिर से इसको याद करने की कोशिश करो। यूथेनिक्स क्या था हमारा? यूथेनिक्स था इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। ठीक है, यूजेनिक्स क्या था हमारा? वेल बोर्न से रिलेटेड था, मीनिंग इसका मतलब वेल बोर्न होता है ना। और सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, ये जो चार्ल्स डार्विन के कज़न थे, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स हैं। यूफेनिक्स क्या है? वेल अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस से है। ठीक है, नॉर्मल अपीयरेंस से आप कह सकते हो। इथनोलॉजी क्या है? कंपैरेटिव स्टडी है टू कल्चर्स की। मैंने आपको इतना डिटेल में आप इसलिए समझाया है कि कई बार एक और भी, मतलब अभी तो जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज, ह्यूमन रेस में हम किस चीज़ को ले रहे हैं?
इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन किस चीज़ का को ले रहे हैं, यूजेनिक्स को ले रहे हैं, ठीक है। जी से जनरेशन किया था, कल्चर को यहाँ पे हमने कंपैरिजन नहीं करना। फेनिक्स मतलब हम गुड अपीयरेंस कर रहे हैं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। द मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या बताया था मैंने, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग एंड वेल बींग बाय इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि ये डेफिनेशन अलग से भी क्वेश्चंस में पूछ ली जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फिर पेडोलॉजी आता है। पेडोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ किसकी स्टडी है, सॉइल की स्टडी है ये तो, ठीक है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। स्टडी ऑफ फॉसिलिज, फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं भाई, देखिए पैलेंटियोलॉजी, मेरे को तो ये याद है इसलिए मैं आसानी से कर सकती हूँ। फॉसिल मतलब बहुत पहले की कोई चीज़, ये कोई इंसान या कोई पेड़ बहुत पहले, है ना, तो हम पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पैलेंटोलॉजी। तो इसमें और दूसरी ट्रिक ये देख लो कि पहले कोई पेड़ था या ट्री था, सॉरी कोई एनिमल था, कुछ भी था, वो लेट गया, पैलेंटो ऐसे ही लेट गया, तो तभी तो वो फॉसिल बना, है ना। तो आई होप ये आपके ये जो है ट्रिक आपको काम आएगी। फिर हम एक सेकेंड के लिए हम इसे भी देख लेते हैं कि जो आपका हर्पिटोलॉजी होता है, ये क्या होता है। हर्पिटोलॉजी एक ब्रांच है जोलॉजी की एक्चुअली। तो ये स्टडी करती है एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की। एम्फीबियंस आपको पता है, जैसे फ्रॉग है, टॉड है, सैलमेंडर्स है, न्यूट्स है और जिम्नो फियोना है, ठीक है। रेप्टाइल्स में कौन से आते हैं, जैसे स्नेक्स है या लिजर्ड है, ठीक है। जो रेप्टाइल रेंगते हैं ना उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। फिर है स्यूरोलॉजी, क्या होता है, स्यूरोलॉजी इज ब्रांच ऑफ जोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिजर्ड, है ना। जो स्यूरोलॉजी कैसे याद करोगे, सड़ी हुई सी होती है लिजर्ड, स्यूरोलॉजी कर लो। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो आपको पता ही है कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो इस तरह से स्टडी ऑफ फॉसिल पैलेंटोलॉजी कर लोगे आप, तो बाकी टर्म्स को भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। हर्पिटोलॉजी क्या था, हर्पिटोलॉजी जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल की स्टडी है उसका कंपैरिजन करता है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स अलग से। फिर स्यूरोलॉजी लिजर्ड की। फिर ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, कैसे याद करोगे, ग्लूकोज का पॉलीमर है भाई, ठीक है। GLYCO, ये तो सेम ही है, GLY की जगह GLU कर देना, CO SE अलग से डाल देना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का पॉलीमर, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एडेनिन क्या है, एडीन, प्यूरिन, ग्वानोसिन, ATGC का पेयर आपने पढ़ा होगा, ATGC जिससे हमारा DNA बनता है, तो एडीन का भी आपको पता होगा कि ये प्यूरिन है, ठीक है। AG प्यूरिन होते हैं। CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट, देखो वॉल्यूम बाय कंटेंट बाय वॉल्यूम इस तरह से पूछ लेंगे तो 0.0314% होता है, या 0.03 भी डाल सकते हैं, 0. है ना, तो 0.0 याद कर लेना, आगे आपको अपने आप ट्रिक में हिंट मिल जाएगी। इज देयर वाज नो CO2 ऑन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी, कितना होता अगर यहाँ पे CO2 नहीं होता तो टेम्परेचर कितना होता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लो कि जब हमारी अर्थ गर्म हो जाती है तो सबसे पहले हम किसको बोलते हैं कि भाई क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो गया, तो क्या कहते हैं कि CO2 की वजह से हो गया। तो अब अगर CO2 नहीं होता तो क्या होता कि अब जितना है उससे कम ही टेम्परेचर होता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, लेस देन द प्रेजेंट। ऑब्वियसली होना ही था क्योंकि टेम्परेचर CO2 आपने हटा दी वहाँ से। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम इज टू, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है लिविंग सिस्टम का है वो क्या है। देखो आप लिविंग चीज़ की किसी की भी बात कर रहे हो ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि वहाँ पे रेस को चलाना, जाति को चलाना, जीवों को चलाना, जनरेशन को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, ठीक है, लिविंग सिस्टम कैसे करेगा, ये अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शंस में, कितने ऑप्शन से समझ आ जाएगा आपको कि क्या क्या हो रहा है। यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, वो ऑक्सीजन को लेते हैं कि वो एनर्जी पैदा कर सके।
रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट करते हैं, है ना। प्रोड्यूस गैमेट्स, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस करते रहो जब तक आप उनको रेप्लिकेट नहीं करोगे, अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओगे नहीं, अपने बच्चे पैदा नहीं करोगे, अपनी रेस को कंटिन्यू करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देखो हमारा जो लिविंग सिस्टम है ना, उसमें सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते सोलर एनर्जी को यूज़ करके। तो ये जो आपके ऑप्शंस हैं उससे ही आपको पता चलना चाहिए कि जो ऑप्शन सही है इसमें सेकंड है, द रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है। फिर 9 वाला है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो मैं बता दूं आपको सेलुलोज है। इस तरह से एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक प्रोटीन कौन सा होता है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले सेलुलोज को समझ लो। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारी अर्थ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये चीज़ याद रखना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट फाइबर का वो क्या है, सेलुलोज है। प्लांट में 33% सेलुलोज होता है, मतलब जितना बड़ा प्लांट आप देख सकते हो, छोटा देख सकते हो, उसमें 33% सेलुलोज होता है। जो कॉटन है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, 90% उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेलुलोज किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉटन में होता है। सेलुलोज इज द लीनियर पॉलीमर एज मैनी एज 10,000 डी ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो सेलुलोज किससे बना होता है, डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। ये तो क्लियर हो गई चीज़ें आपके दिमाग में कि सेलुलोज अबंडेंट होता है, मोर अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी अर्थ पे, और ये 33% किसी भी एवरेज प्लांट का कंटेंट होता है। और प्योरेस्ट फॉर्म जो है सेलुलोज की वो है 90% कॉटन में, मतलब सबसे ज़्यादा कॉटन में ही होता है, और लीनियर पॉलीमर है 10,000 डी ग्लूकोज यूनिट्स का। ठीक है, फिर क्वेश्चन कई बार आ जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है हमारी, मतलब अबंडेंट ऑर्गेनिक की जगह पे यहाँ पे प्रोटीन डाल देंगे। अर्थ पे कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, रुबिस्को है, रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, वास्ट मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन फिक्सेशन, सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन कहता है रुबिस्को। ठीक है, हैज़ बीन क्लेम्ड टू बी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। इसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन होने का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये हमारा रुबिस्को आपको याद करना है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के नाम पे। रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग इज, हमारे जो लिविंग बींग है जितने भी उसके उनके अंदर इतनी डाइवर्सिटी क्यों होती है। ठीक है, तो एक तो अगर म्यूटेशन हो जाए तो डाइवर्सिटी होती होगी, ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से, लॉन्ग टर्म चेंजेस की वजह से, या शॉर्ट टर्म एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। तो देखो म्यूटेशन से डाइवर्सिटी होती है, लेकिन मेजर रीज़न नहीं है ये। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे होते हैं उनसे भी नहीं होती है, या थोड़े टाइम के लिए जो चेंजेस होते हैं तो उससे डाइवर्सिटी तो क्या ही होगी। तो सबसे सही आंसर इसका है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए रॉन्ग क्वेश्चंस को, रॉन्ग ऑप्शंस को। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज, जो सबसे पहले लाइफ थी, ठीक है, तो वो क्या थी हमारी अर्थ के ऊपर, तो ये पता होना चाहिए, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एविडेंसेस बेस्ड नॉलेज, जो पहले हमारी नॉलेज है, मतलब पहले से जो हम लोगों को पता है, हमारे साइंटिस्ट को पता है, फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो प्रोकैरियोट्स थे अपीयर ऑन द अर्थ अबाउट 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ कब अपीयर हुई थी, तो ये आपको याद करना है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इतने साल पहले पैदा हुई थी। कंप्लीटली एनॉक्सिक कंडीशंस थी उस टाइम पे। सो इनिशियली देवर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो हिट्रोट्रॉफ्स नहीं आएगा यहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स आएगा। यूज्ड CO2 एज अ कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। उनको एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, CO2 को एज अ कार्बन सोर्स उनको लेना पड़ता था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, और 11 का आंसर इसमें बी दिया हुआ है, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं तो आप कीमो ऑटोट्रॉफ्स के पास भी को भी ऑप्शन में रख सकते हो। देखो इसमें है व्हाट इज ट्रू फॉर फोटोलिथोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ना कि फोटोलिथोट्रॉफ्स क्या होते हैं, क्या सही है इसके लिए। तो देखो कीमो
फोटोलिथोट्रॉफ्स है, फोटोलिथोट्रॉफ्स की डेफिनेशन ये है, आर दोज प्लांट्स दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशंस एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मतलब ये वो प्लांट्स की बात हो रही है। फोटोलिथो मतलब रेडिएशन से ही लेगा एनर्जी, तो फोटो मीन्स लाइट होता है, लिथोट्रॉफ्स हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ले रहा है, तो यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंफ्यूज नहीं होना। अब दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेकेंड आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। देर इज़ नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, जो हमारा चंद्रमा है उस पर लाइफ नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन ऑप्शंस में जब आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ पे वाटर नहीं है, एयर नहीं है, लाइट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो आपको लगेगा कि सारे ठीक ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है और वाटर नहीं है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो वाटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जहाँ पे पानी ही नहीं है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज नो वेदर, विंड, क्लाउड, रेन, वाटर ऑन द मून, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ एब्सेंस है वहाँ से। ठीक है, 14 का आंसर है, अकॉर्डिंग टू ऑपरिन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। क्या नहीं था हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन नहीं थी भैया, हमें पता है, तो सही ऑप्शन तो होगा बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपका सर चकरा जाता है कि देखो ये कोई पूछने वाली बात थी, है ना। मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, सबसे ज़्यादा मतलब पानी जो है ना, फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पे होता है, एंटार्क्टिका में होता है या ग्रीनलैंड में, ग्लेशियर्स में, माउंटेन्स में, पोलर आइस में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पोलर आइस में, क्योंकि जो आइस होती है ना वही पिघल पिघल के आती है, आपको पता है, उसी से हमारी नदियाँ बनती हैं, हमारे पास पानी पहुँचता है, हमारे खेतों में पहुँचता है, तो पोलर आइस को आप याद रखेंगे। ठीक है, माउंटेन्स में भी होता है, लेकिन इसने पूछा कि मोर देन 70% फ्रेश वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारी अर्थ पे, और वो किससे पैदा होते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट्स किससे पैदा होते हैं, ग्रीन प्लांट से तो होते ही हैं। ठीक है, फिर एल्गी भी ग्रीन होती है, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेगी। फिर आपको ये दो ऑप्शंस के अलावा किसमें, ये दो ऑप्शंस और कहाँ दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे एल्गी भी है और ग्रीन प्लांट्स भी है, लेकिन फंगस है, फफूंदी, कभी जो फफूंद होती है जैसे ब्रेड मोल्ड होता है, ये कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वायरस और ये सब कर सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया सही ऑप्शन है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं ना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ये सिंथेसाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 17 का, लिविंग फॉसिल कौन सा नहीं है। तो आपने फोटो देखा होगा कि एक हड्डियों का ऐसे ढांचा सा पड़ा होता है, वो आर्कियोप्टेरिक्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, living fossil means species or group of species that has remained so little changed that it provides an insight into earlier now extinct form of the life। देखो, जो लिविंग फॉसिल है, फॉसिल भी कह रहे हो और लिविंग भी कह रहे हो, इसका मतलब तो आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, जो पहले चीज़ें थी, जैसे कोई लिविंग कोई प्लांट था उस एटमॉस्फेयर में, वो अभी भी है, तो वो क्या है, लिविंग भी है और वो फॉसिल भी है, क्योंकि मतलब वो उस टाइम का प्रेजेंट है। जैसे गिंको बाइलोबा के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना पेड़ है, और जो कि डायनासोर्स जब हमारी अर्थ पे घूमा करते थे उससे पहले का ये पेड़ है गिंको बाइलोबा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा लिविंग फॉसिल है। ठीक है, जैसे हॉर्स शू क्रैब्स है, वो भी एक क्या है, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, स्फिनोडोन भी एक लिविंग फॉसिल है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स ये हमारा लिविंग फॉसिल नहीं है, ये डेड फॉसिल है। ठीक है, ये मर गया है, मतलब अभी इसकी हड्डियां मिलती हैं, इसके ढांचे मिलते हैं। ये किस किस के बीच में है, डायनासोर्स और मॉडर्न जो बर्ड्स होते थे उनके बीच का ये क्या करता है, मतलब एक कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो आप। विद इट्स ब्लेंड ऑफ एवियन एंड रेप्टिलियन फीचर्स इट वॉज लॉन्ग व्यूड एज ए अर्लीस्ट नॉन बर्ड, इसको सबसे पहले जाना जाने वाला पक्षी माना गया है आर्कियोप्टेरिक्स को। तो देखो हमें कई सारी चीज़ें पता चल गई आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, और बाकी ये स्फिनोडोन है, पेरिपेटस है, ये सारे आपको
पता होने चाहिए कि ये अभी लिविंग है, किंग क्रैब भी लिविंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमंस, ये कौन सा एक एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक लूप का? तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रिक्शंस of skin blood vessels and contraction of skeletal muscle when it is too cold, जब बहुत ठंड होती है तो ये दोनों चीज़ें होती हैं कि कांटेक्ट हो जाती हैं स्केलेटल मसल्स, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ स्टार्ट होता है? तो है ना, आपको बायोलॉजिक में तो ऐसे ही लगेगा जैसे सेल से स्टार्ट होता है, बट एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है ये, तो ये आप याद रख लेना। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, देखो लिविंग को नॉन लिविंग के बारे से अगर अलग करना है हमने तो वो किस के बेस पे अलग करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो हम अलग कर सकते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन पहला आता है, उनकी ग्रोथ और मूवमेंट से आता है, लेकिन ग्रोथ और मूवमेंट, जैसे ग्रोथ है वो तो रेत के टीले की भी हो जाती है ना, मूवमेंट भी हो जाती है रेत के टीले में, तो ये सारा ये वाला गलत है। तो एक तो रिप्रोडक्शन होता है, कई बार आपसे पूछते हैं कि भाई ये वाला कौन सा कैरेक्टर है जिसकी जो ये बताता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है 21 का आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है? इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अंदर से भी तो बढ़ना चाहिए, बाहर से बढ़ रहा है तो लिविंग का ही है। लेकिन इसने क्या कहा है कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है? आइसोलेट मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, ये इन विट्रो में आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, मतलब लैब में। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये वाला एक कैरेक्टर है जो कि ये बहुत ही अलग है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि अंदर से उनका मास बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से। तो सही ऑप्शन सी होगा इसका, और अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। आई होप आपको ये अगर क्वेश्चंस आपको आते थे या फिर आपको मतलब रिवाइज करने थे या फिर आपको क्वेश्चंस चाहिए थे, इस तरह से आप वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और हम शुरू करेंगे कल दूसरा चैप्टर जिसका नाम है, लेट मी चेक, कल नहीं तो हर वीक एक ऐसी क्लास ज़रूर लेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स पे हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना।